नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। सेतु निर्माण विभाग के बालाघाट डिवीजन के एसडीओ सनोडिया का बयान सामने आया है। उन्होंने बालाघाट गोविंदा मार्ग में बहुप्रतीक्षित कोसमी रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के संबंध में जानकारी देते हुए ठेकेदारों को दोषी ठहराया है। उन्होंने बताया है कि आरओबी के निर्माण के समय सीमा साल 2028 तक तय की गई थी, लेकिन सरकार, रेलवे और ठेकेदारों के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते ओवरब्रिज निर्माण कार्य बहुत ही प्रभावित हो रहा है और इसके चलते आम जनता को आए दिन ट्रैफिक जाम जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों से ही एसडीएम का 4 व्हीलर भी इसी रास्ते में फंस गया था, जिसके चलते उन्हें अपने कार्य में देरी का सामना करना पड़ा। वहीं एसडीओ सनोदिया ने भी ये कहा है कि अगर प्रशासन, रेलवे और ठेकेदारों के बीच सामंजस्य न बैठा तो आरओबी का कार्य तय समय सीमा पर पूरा होना मुमकिन नहीं है। सर ये बताइए, जो ओवरहेड ब्रिज है रेलवे का जो बन रहा है, काफी लंबे समय से इसकी मांग रही है काफी समय से मांग रही है, लेकिन सैंक्शन भी बहुत पहले हो चुका है, ये स्वीकृति भी हो चुका है, लेकिन क्या कारण है अभी तक के जिस गति से कार्य प्रारंभ होना था वो अभी तक के नहीं हो पाया? तो उसमें क्या समस्याएं आ रही है आपको? काम लेने में हमने काम पहले चालू किया था। पहले क्या बिजली की लाइन शिफ्ट नहीं हुई थी, तो बिजली शिफ्टिंग हमारा टेंडर होने में थोड़ा समय लगा, बिजली शिफ्टिंग हुआ। उसके बाद अभी क्या पाइपलाइन, नगर पालिका की पाइपलाइन आ गई। पाइपलाइन के कारण हमने फिर गुड़िया रोड पर हमने काम चालू किया था। पाइपलाइन की वजह से हमें काम बंद करना पड़ा। फिर बाद में उसका फिर टेंडर हुआ और शायद सुना है कि टेंडर का हो गया, तो फिर अब जो है पाइपलाइन का जैसे ही काम होता है तो उसके बाद में फिर हम गुड़िया। गुना में बीती रात नानाखेड़ी इलाके में एक होटल के सामने कार और बाइक में भीषण टक्कर हुई। वहीं हादसे में युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और वहीं पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि मामले में जांच तेज की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि मृतक राहुल शर्मा निवासी सीलावटी थाना कैट किसी जरूरी काम से चलते गुना आया था, जिसके बाद से होटल के पास उसकी बाइक में एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं कार चालक मौके से फरार होकर वहां से भाग गया। मामले में परिजनों का कहना है कि उन्हें पूरा मामला हत्या का लग रहा है। फिलहाल परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आया था तो मेरे लड़के का कल 8 तारीख को रात में 12 बजे एक्सीडेंट कार से बताया जा रहा, मगर कार भी रखी है वहाँ और मोटरसाइकिल है। हमें ऐसा लग रहा है एक्सीडेंट नहीं हुआ, मर्डर हुआ। क्यों कुछ तथ्य ऐसे दिख रहे हैं, जूता भी अलग पड़े, बंद वाले जूता थे, जूता निकले पड़े और मोटरसाइकिल जीप भी बता रहे हैं कि ग्वालियर तरफ से जीप आ रही थी और गुना से वो जा रहा था 12 बजे रात के 11-12 किलोमीटर। तो उसमें आमने सामने से भिड़ंत नहीं है। गाड़ी ग्वालियर तरफ कोई मुंह करे उधर को, और पीछे से गाड़ी लग रही है, मोटरसाइकिल उसकी फंस रही थी और उसकी डेड बॉडी पड़ी थी 20 फुट आगे दूर, गाड़ी से दूर। तो और फिर हमको बाद में अभी गांव वालों से या अन्य लोगों से पता चला कि बात की लड़ाई हुई थी कल 8 तारीख को दिन में। और वहीं गुना में पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पुलिस ने 1 करोड़ रुपए 34,000 लीटर अवैध शराब को लेकर अरुणाचल प्रदेश जा रहे टैंकर को जब्त किया है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गुना पुलिस ने अधीक्षक विजय कुमार खत्री की तरफ से जिले में विभिन्न नशे के अवैध कारोबारियों पर एक अभियान के तहत कार्रवाई की है। अब खबर गुना से है, जहां शहर के बाजार लक्ष्मीगंज में आए दिन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मंच बनाए जाते हैं, जिससे व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी कार्यक्रम का आयोजन हो, एक दिन पहले ही टेंट मंच का कार्य शुरू हो जाता है। एक दिन बाद सामान निकाला जाता है और इतना ही नहीं, जिला अस्पताल का एकमात्र रास्ता होने के कारण से जाम की स्थिति बन जाती है।
वहीं व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि महीने में औसतन 6 दिन आयोजन कार्यक्रम होने से सैकड़ों व्यापारियों का व्यापार चौपट हो जाता है और व्यापारी को अनावश्यक नुकसान उठाना पड़ता है। माननीय जिलाधीश महोदय को हमने लक्ष्मीगंज में मंच न बनाए जाने को लेकर ज्ञापन दिया है, क्योंकि लक्ष्मीगंज में आए दिन हमारी धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा मंच बनाए जा रहे हैं, जिससे हमारे लक्ष्मीगंज के करीब 150 से 200 व्यवसायियों का व्यापार एक मंच पर 3 दिन खराब होता है। अगर महीने में 2 बार मंच बनता है तो 6 दिन व्यापार चौपट हो जाता है और हमको खर्चे पूरे हमारे ऊपर हैं जो चालू रहते हैं। मैं इस आपके माध्यम से मैं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों से भी अपील करूंगा कि व्यापारी सब आपके साथ हैं और आपको व्यापारियों का साथ देते हुए सभा स्थल के रूप में दूसरी जगह का चयन करना चाहिए, क्योंकि हमारा नुकसान करके किसी को लाभ हो ऐसा हम नहीं मानते और हमारी सबके साथ सिंपैथी है। सभी धर्म के लोग लक्ष्मीगंज में निवास करते हैं, सभी पार्टियों के लोग लक्ष्मीगंज में निवास करते हैं। व्यक्ति विशेष से हमारा कोई कहीं भी विरोध नहीं है। हमारा सभी से करबद्ध निवेदन है कि कृपया लक्ष्मीगंज में मंच बनाने से अब जो है मनाही करें और अपने संगठनों में सूचित करें कि सभा स्थल दूसरी जगह। बड़वानी में न्यायाधीशों एवं अधिवक्ता संघ की अनोखी पहल सामने आई है, जिसमें अपने वेतन से 6 लाख रुपए एकत्रित करके कस्तूरबा गांधी आश्रम को गोद लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया गया है। दरअसल ग्राम चादड़ में कई सालों से निजी संस्था द्वारा आश्रम का संचालन किया जा रहा है, जहां कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन आर्थिक तंगी के अभाव से बच्चों को मूलभूत सुविधाएं जैसे ड्रेस, बैग, पंखे, लाइट, शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जब न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं ने आश्रम में शिविर का आयोजन किया तो बच्चों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रहता देखकर जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश आनंद तिवारी ने इस आश्रम को सारी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला लिया। जिले के न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं से बातचीत की गई, जिसके बाद से जिले के समस्त न्यायाधीशों ने अपने अपने वेतन में से और जिला अधिवक्ता संघ के अपने हिसाब से राशि एकत्रित की, जिसमें लगभग 6 लाख रुपए की राशि जुटा पाए, जिसके माध्यम से बच्चों के लिए शौचालय बनाया जाएगा। साथ ही साथ खेल सामग्री भी बच्चों को दी जाएगी। कल पता चला था सर कि आपने कुछ व्यवस्थाओं को लेकर 90 किलोमीटर दूर किसी गांव में जो थी, जब कस्तूरबा गांधी आश्रम था, वहां पर कोई सुविधाओं को लेकर आपने कोई ऐसी मिसाल बनाई है जहां पर गरीब बच्चों की सुविधाएं मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम लोगों ने कोई बहुत बड़ी मिसाल नहीं बनाई है। सामूहिक रूप से एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जहां 150 आदिवासी बालिकाएं अध्ययनरत है, तो उनके माता पिता उनको त्याग दिए हैं या गरीबी के कारण वो लोग अपने घर में ना रख के आश्रम में छोड़ दिए। कुछ वहां पर करीब 7-8 बच्चे ऐसी हैं जिनके माँ बाप नहीं है, रिश्तेदारों के यहाँ रह के ये पढ़ाई नहीं कर सकती। तो वहां जब हम लोग 15 अगस्त 2023 में गए तो वहां देखा कि बच्चों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो उस मूलभूत सुविधा को पूरी करने के लिए जिला अधिवक्ता संघ बड़वानी और इस जिले के समस्त अधिवक्तागण और न्यायाधीशगणों ने लगभग 6.5 लाख रुपए की राशि इकट्ठा की है, जिसमें से न्यायाधीशगणों ने लगभग 4,30,000 रुपए की राशि दी है। शेष राशि अधिवक्तागण दे रहे हैं और अभी तो एक अधिवक्तागण श्री किशोर सिंह ठाकुर ने 1 ट्रक सीमेंट देने की घोषणा की है। हम सभी की मंशा ये है, जिला प्रशासन में जिसमें अधिवक्ता, हमारे कर्मचारी और न्यायाधीश शामिल है, कि ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है। बड़वानी के भौगोलिक पृष्ठभूमि को अगर आप देखेंगे तो ये कुछ एक ऐसे कोने में है कि यहाँ पर सभी प्रकार के संसाधन नहीं पहुंच पाते। इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया है कि बालिकाओं को और आदिवासी ऐसे अन्य लोग जो अभाव में जीते हैं, जिनको विधिक सेवा की आवश्यकता है, उनको हम विधिक सेवा दें। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये सभी गतिविधियां अधिवक्ता संघ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारत देश में प्रचलित है और जो जिले के जो प्रधान जिला न्यायाधीश होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं और एक न्यायाधीश उसके सचिव होते हैं और कुछ स्टाफ भी होता है। वो मुफ्त सेवा, लीगल एड आदि ये सब देती है। हमारे साथ थे प्रधान सत्र जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी सर, जो काफी एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। और वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश निर्वाचन 2023 के संबंध में निर्वाचन सदन भोपाल में प्रेस वार्ता की गई।
क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं आज तो खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। निर्वाचन सदन भोपाल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सारी जानकारियां दी जाएंगी। आप लोग आवाज मत करो, आवाज आ जाएगी। चुप हो जाइए सब। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव की जो स्थिति है वो ऐसी है कि 21 अक्टूबर को गजट में नोटिफिकेशन होगा। आज चुनाव की घोषणा हुई है। गजट नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन की जो कार्रवाई होती है, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की, वो आरंभ हो जाएगी। आखिरी तारीख जो है नॉमिनेशन फाइल करने की वो 30 अक्टूबर है। जो नॉमिनेशन पत्र आते हैं उसकी जो स्क्रूटनी होती है वो 31 अक्टूबर है। जो आखिरी तारीख है जिसपे कोई आदमी अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है वो 2 नवंबर है। मतदान मध्य प्रदेश में एक चरण में होगा। 17 नवंबर को मतदान होगा सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। सारी कार्रवाई जो इलेक्शन की है वो 5 दिसंबर के पहले पूर्ण कर ली जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश का जो चुनाव का जो शेड्यूल है वो मैंने आपको बताया। एक चरण में 17 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को काउंटिंग। इसके पहले जब पिछली बार आपसे चर्चा हुई थी और आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ। 4 अक्टूबर को जो हमारे निर्वाचक हैं, जो इलेक्टर्स हैं, सेवा मतदाता को छोड़ के, सर्विस वोटर्स को छोड़ करके, वो 5 करोड़ 60 लाख हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, पूरा यदि देखते हैं तो 5 करोड़ 60 लाख 60,925 और वैसे राउंड फिगर 5 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं, जिसमें 2 करोड़ 88 लाख पुरुष हैं और 2 करोड़ 72 लाख महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1373 है। मध्य प्रदेश में जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 64,523 है। 64,523 मतदान केंद्रों पे 5 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। यदि आप औसत निकालते हैं तो एक मतदान केंद्र पे जो औसत मतदाता की संख्या आती है वो 869 आती है। तो ये तो मतदान केंद्रों की स्थिति है। जैसा उस दिन हमने बताया था कि नाम जोड़ने की कार्रवाई चलती रहती है। जो नामांकन पत्र दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है उसके 10 दिन पहले तक हम आवेदन नाम जोड़ने का ले सकते हैं। जहां तक नाम काटने की बात है, नाम हटाने की, तो चुनाव आज जैसे घोषित हो गया तो चुनाव आज की तारीख के बाद कोई भी नाम हटाने का अगर आवेदन आता है, आवेदन तो लिए जाएंगे लेकिन उन आवेदनों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो आवेदन लंबित रहेंगे। चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही अब उन आवेदनों पे कोई कार्रवाई होगी। आज जैसे चुनाव की घोषणा हुई है, आप जानते हैं कि उसके साथ ही जो आदर्श आचार संहिता है वो पूरे स्टेट में प्रभावशील हो गई है। उसके साथ ही सभी जिलों में कंट्रोल रूम काम करने लगे जो 24/7 काम करेंगे।
जो कंप्लेंट सेल होता है, जहां पे शिकायतें आती हैं और उनका निराकरण होता है, जो निर्धारित समय अवधि है, वो काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर से सारी चीजें हटाते हैं, उसके जो आयोग के निर्देश हैं कि गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है उससे 24 घंटे के अंदर इस तरह की जो चीजें लगी हुई हैं प्रचार प्रसार की, हटाई जाएं। जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, सार्वजनिक स्पेस हैं, ओपन पब्लिक स्पेस हैं, यहां से 48 घंटे में, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं वहां से 72 घंटे में। तो ये काम पूरे राज्य में आपने यहां भी देखा होगा, और अपने पास फोटोग्राफ्स भी हैं और लोग विजुअल्स, वीडियोस बना के हर जिले में, हर शहर में ये काम आरंभ हो गया है, और आयोग द्वारा जो निर्धारित समय सीमा है उसके तहत ये काम कर लिया जाएगा, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो एस्टैब्लिश किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो निर्देश जारी हुए, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, विभागों की जो वेबसाइट्स होती हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं, उन पर से जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, राजनेता हैं, इनकी जो तस्वीरें हैं, इनके जो मैसेजेस हैं, वो हटाने के निर्देश जारी हो गए, वो हटा दिए जाएंगे। इस अवधि में लाउड स्पीकर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। एक सी विजिल ऐप है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। सी विजिल ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो मैसेज के रूप में कर सकता है, वीडियो बना के डाल सकता है, व्हाट्सएप के रूप में कर सकता है। यदि वो व्यक्ति अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो वो एनोनिमस मतलब गोपनीय तरीके से भी शिकायत कर सकते हैं। इसका उपयोग पिछले चुनाव में भी हुआ था, और 2018 के चुनाव में इसमें 5368 शिकायतें प्राप्त हुई थी, और 2019 में लोकसभा के दौरान 7722 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनका निर्धारित समयावधि में, निर्धारित समयावधि 100 मिनट्स है, 100 मिनट्स के अंदर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, व्यक्ति को सूचित करते हैं, तो इसका तत्समय निराकरण किया गया था। पोस्टल बैलेट की सुविधा आप सबके माध्यम से हम बताना भी चाहते हैं, आयोग के जो निर्देश हैं कि 80 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं और जो दिव्यांग हैं, जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है, और जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे कर्मचारी होते हैं, इन 3 श्रेणी के लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा होती है, यदि वो उस विकल्प को चुनना चाहें तो। यदि वो उस विकल्प को चुनते हैं तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। ये मतदान की एक्चुअल तिथि से 5 से 7 दिन पहले हम लोग उनसे कराते हैं। इसके लिए एक फॉर्म होता है, 12D कहते हैं, वो फॉर्म हम BLO के माध्यम से उनको वितरित करते हैं और उनसे उनका विकल्प लेते हैं। स्टेट में लगभग 12 लाख लोग, दोनों श्रेणियां यदि मैं मिला दूं, 80+ के भी और हमारे दिव्यांग साथी भी, तो लगभग 12 लाख के आसपास लोग हैं जो इसका उपयोग करने की पात्रता रखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की, जो लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनकी सहभागिता होती है। सहभागिता का मतलब ये हुआ कि हम उनको अवगत कराते हैं, कि हम अपने रूट चार्ट बताते हैं, दलों के बारे में बताते हैं, किस दिन कहाँ मतदान हो रहा है, सारा कुछ उनकी जानकारी में होता है। और सारी कवायद वही होती है जो मतदान केंद्रों पे होती है। वीडियोग्राफर की उपस्थिति में मतदान दल, माइक्रो ऑब्जर्वर वही माहौल घर में भी क्रिएट करते हैं जो एक मतदान केंद्र में किया जाता है। यदि मतदाता, इस श्रेणी के मतदाता यदि मतदान केंद्र पर आकर के मतदान करना चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग मतदाता या दिव्यांग मतदाता, तो हम उन्हें हर आवश्यक सुविधा मतदान केंद्र पे उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो रैंप हो, चाहे वो व्हीलचेयर हो, वॉलंटियर की मदद हो, किसी प्रकार की भी सहायता की आवश्यकता है वो उनको मतदान केंद्र पे उपलब्ध कराई जाती है। एक चीज जो इस बार इस चुनाव में नए निर्देश आए हैं वो आपको बताना इसलिए आवश्यक है कि आपके माध्यम से बात लोगों तक जाती है। हमारे जो कर्मचारी लगते थे, जो ड्यूटी करते हैं, और जैसा आप जानते हैं कि जो हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं मतदान दल में, तो उनकी ड्यूटी उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगती जिस विधानसभा क्षेत्र के वो रहने वाले होते हैं, या जिस विधानसभा क्षेत्र में वो काम करते हैं, तो वो किसी तीसरे विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं। तो उनको मतदान के लिए हम लोग पोस्टल बैलेट की सुविधा, ट्रेनिंग जब उनकी चलती है, फर्स्ट ट्रेनिंग, सेकंड ट्रेनिंग के दौरान उनको देते हैं। अभी तक ये व्यवस्था थी कि या तो वो ट्रेनिंग सेंटर पर ही वो अपना मत डाल देते थे पोस्टल बैलेट से,
या वो बाद में डाक से भी भेज सकते थे। और बाद में भेजने वाली व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। डाक से भेजने वाली उनके लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे, मतलब उनको वहीं पे जाकर के अपना वोट उसी समय देना है। डाक से जो भेजते थे वो व्यवस्था समाप्त हो गई। और क्रिटिकल मतदान केंद्र जो हमारे हैं, जिनको हम संवेदनशील मतदान केंद्र कहते हैं, वो स्टेट में लगभग 17,000 के आसपास अभी चिन्हांकन हुआ है कलेक्टर और एसपी के द्वारा। ये परिवेश में परिवर्तन होते रहते हैं। कई बार जो सेंसिटिविटी होती है वो कौन चुनाव लड़ रहा है इसके कारण भी हो जाती है, लेकिन आज की तारीख में ये फिगर हमारे पास है। इन सभी मतदान केंद्रों पे जो हमारे संवेदनशील चिन्हित मतदान केंद्र हैं, इन पे एक तो सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था होगी, इसके अलावा यहाँ वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, सीसीटीवी की व्यवस्था होगी, माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था होगी और सेक्टर ऑफिसर्स और जनरल ऑफिसर्स के माध्यम से भी हम लोग इन पे निगरानी रखेंगे, तो पुख्ता व्यवस्था होगी। पिछले 4 महीनों में जो कार्रवाइयां हुई हैं, ये लगातार हम लोग पुलिस के माध्यम से और पुलिस से लगातार जिले स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी समीक्षा बैठकों में और उनसे कोऑर्डिनेट करके वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। पिछले 4 महीनों में 1,70,623 लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जो 107/16 की कार्रवाई हुई है। 1,77,033 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट तामील किए गए हैं। 1,77,033 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट तामील किए गए हैं। 14 करोड़ रुपए का फाइन व्हीकल चेकिंग के दौरान वसूली करी गई है। आप नहीं हुआ नहीं। एक मीडिया से रिलेटेड जो एमसीएमसी होते हैं आप सब जानते हैं, तो जिसको हम मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी कहते हैं, उसका गठन राज्य स्तर पर भी हो गया। आज से उसने काम करना आरंभ कर दिया और सभी जिले में उसका गठन हो गया, उसने काम करना आरंभ कर दिया। प्रिंट मीडिया में कोई भी एड पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अगर दिया जाता है साइलेंस पीरियड में, मतदान दिनांक के 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर, तो उसको सर्टिफाई कराना जरूरी है। पहले उसका सर्टिफिकेशन होता है। और हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।